नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये जुमले आपने इन दिनों कई बार सुने होंगे, बार बार सुने होंगे। यहां तक कि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो तो संविधान खतरे में है इसी जुमले पर लड़ा गया था। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा कि मैं इसको जुमला कह रहा हूं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, इसको मैं जुमला बता रहा हूं। लेकिन मैं इसको जुमला क्यों कह रहा हूं, यह आज दो टूक में आपको विस्तार से समझाऊंगा, आपको समझने का मौका दूंगा। क्योंकि दरअसल भारत में संविधान जो है वो सबसे ऊपर है और भारत का संविधान आजादी के बाद से लेकर अब तक सिर्फ एक बार खतरे में नहीं आया था, बल्कि संविधान की हत्या कर दी गई थी। संविधान की हत्या कर दी गई थी। संविधान को सरकार ने और उस वक्त की प्रधानमंत्री ने जैसे चाहा अपने हाथ का खिलौना बना लिया था। तो आज समझना जरूरी है कि दरअसल देश में संविधान की हत्या कब हुई थी और उसे क्यों काला दिवस हमको कहना चाहिए। और आज जो कहा जाता है ना, उसकी कंपैरिजन में आपको समझना पड़ेगा। जब आप कंपैरिजन करेंगे उस काल से लेकर आप आज तक, तब आपको समझना पड़ेगा कि आज संविधान को लेकर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सब चीजें जो कही जाती हैं, ये क्यों सिर्फ जुमलेबाजी लगती हैं। इसको आपको समझने का मौका दूंगा। उससे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप आगे बढ़े उससे पहले ये तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर भी आ रही है ये तस्वीर। आज की जेनजी और आज के लोग जो है इस तस्वीर को शायद पहचानते नहीं होंगे, इन महिला को पहचानते नहीं होंगे। आपको जानना चाहिए, आज जाइएगा, गूगल कीजिएगा और जानिएगा कि ये दक्षिण भारत की बहुत प्रतिभाशाली, होनहार, जानी मानी ये नायिका, कलाकार थी। एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी हीरोइन, एक ऐसी नायिका जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला था। राष्ट्रीय सम्मान इनको मिला था। लेकिन जानते हैं, राष्ट्रीय सम्मान पाने वाली ये जो हीरोइन थी, दक्षिण भारत की जो नायिका थी, इन्हें 8 महीने जेल में गुजारने पड़े। और जानते हैं 8 महीने जेल में कैसे गुजारने पड़े? एक छोटी सी काल कोठरी में जेल में गुजारने पड़े। वो काल कोठरी, जो छोटी सी काल कोठरी थी, उसी काल कोठरी में इनको सोना पड़ता था। उसी काल कोठरी में एक कोने में इनको अपने नित्य कर्म जो होता है, शौच और ये सब, इनको वहां पे निपटाने होते थे। और रात भर जेल में इनकी चीखने की आवाजें बाकी लोगों को सुनाई देती थी। जेल से रिहा होने के 1 हफ्ते के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। जानते हैं क्यों? इनको जब जेल भेजा गया, तब देश में जेल भेजा जाता था जिनको, उनके पास यह अधिकार नहीं था कि वो देश की अदालत में जाकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे सकें। किसी के पास यह अधिकार नहीं था कि वो ये कोर्ट में जाकर कहे कि मुझे किस आधार पर पकड़ा गया, मुझे गिरफ्तारी का वारंट दिखाइए और ये मेरे जीने का अधिकार जो है इसको छीना जा रहा है। क्योंकि इनकी जान चली गई, क्योंकि उस वक्त भारत के नागरिकों को संविधान जो जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत देता है, आर्टिकल 21 के तहत भारत के आम नागरिकों को जो जीने का अधिकार भारत का संविधान देता है, उस वक्त देश के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को वो अधिकार तक नहीं था, जीने का अधिकार तक उनसे छीन लिया गया था। ये सुनकर आपकी रूह कांप जानी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि ये सब कुछ जिसने देखा, जिसने भोगा, या जिसने आज के दौर में इसको पढ़ा, इसका जाना, वो आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इन सब को जुमलेबाजी कहेगा। आप समझ गए होंगे, मैं बात देश के आपातकाल की कर रहा हूं, इमरजेंसी के काले अध्याय की कर रहा हूं, जिसको ना हमें कभी भूलना चाहिए, ना भुलाया जाना चाहिए।
क्योंकि देश का वो काला अध्याय था। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे, क्योंकि अदालत ने उनके चुनाव को अवैध करार दिया था। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की अदालत के जो फैसले थे उसके अनुसार देश की प्रधानमंत्री रहने के लायक भी नहीं थी, लेकिन न सिर्फ वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बनी रही, बल्कि उन्होंने देश के जो बाकी तमाम जो ताकतें थी, देश में जो तमाम जो अंग थे, डेमोक्रेसी के अंग थे, उन सबको मारकर खत्म कर दिया था। सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। और इसीलिए आज जब कोई संविधान की दुहाई देता है और आज जब राहुल गांधी या विपक्ष संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, तब उन्हें याद दिलाना चाहिए कि संविधान की आप दे रहे हो दुहाई, तो फिर इमरजेंसी की याद क्यों नहीं आई भाई? संविधान की देते हो दुहाई तो इमरजेंसी को भी याद कर लो मेरे भाई। आज इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि आज ही वो दिन है, 25 तारीख, अभी रात के 10 बज रहे हैं और 25 तारीख 1975 में 25 तारीख को रात करीब 11-12 बजे देश के राष्ट्रपति को बाथरूम से निकालकर, यह भी इस देश में कभी नहीं हुआ होगा, देश के राष्ट्रपति को बाथरूम से निकालकर उनसे जबरन दस्तखत कराए गए थे कि देश में आपातकाल की घोषणा करनी है, इस पर साइन करो। और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो देश को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज उन सब पर चर्चा होगी। संविधान की दुहाई, इमरजेंसी याद आई मेरे भाई। आज इसी पर दो टूक होगा। इससे पहले आगे बढ़ूं, आज जब संविधान की चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इसे संविधान हत्या दिवस कहते हैं और क्या कुछ आज इस पूरे मसले पर कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री क्यों इसको बार बार कहते हैं कभी भूलना नहीं चाहिए, वो सब सुनिए। और आज उस इमरजेंसी के काले अध्याय को जस्टिफाई करने के लिए या उस पाप को छुपाने के लिए किस तरह आज बड़े हल्के अंदाज में कह दिया जाता है, अरे देश में तो पिछले 12 साल से इमरजेंसी लगी है, वो भी आपको सुनाता। और उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। इमरजेंसी के 50 साल पूरे। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है, जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। हमारी सरकार आने दीजिए। 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, ये हम आपको बता दें। सड़क पर निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। हम तो ये मानते हैं कि कुछ भी ये कहें, जो आज ये लोकतंत्र का हाल कर रहे हैं और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका ये हाल कर रहे हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनका हाल ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इनमें हिम्मत होती तो ये लिखते इसके बारे में भी।
अच्छा, आपातकाल को आज याद करना क्यों जरूरी है जानते हैं? इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक मानसिकता है, और ये मानसिकता जो है आज भी कैसे जिंदा है इसका आपने प्रमाण आपने पवन खेड़ा के बयान में सुना। पवन खेड़ा क्या कह रहे थे कि जब हम शासन में आएंगे तो इनका काला जब अध्याय बताएंगे 12 साल का, तो ये लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लोग पीटेंगे। याद है आपको, राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर से निकलेंगे तो लोग डंडे मारेंगे। और आपको यह भी याद है, अभी हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा था अगर हमारी सरकार होती तो बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देते। और आरएसएस के खिलाफ इन दिनों जो कुछ चल रहा है, आरएसएस से को लेकर जो जहर उगला जा रहा है, खड़गे जी कहते हैं अगर आरएसएस के लोग आपको दिख जाए पहले तो नमाज छोड़कर पहले उनको मारो। ये कौन सी मानसिकता है? ये आपातकाल की ही मानसिकता है। और जब आरएसएस का जिक्र चलता है तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन एक ऐसा संगठन था जिसने सबसे ज्यादा इस काले अध्याय के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया, जिसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को जेल की कोठरी में डाल दिया गया। उस वक्त समाजवादी सब लोग मिलकर लड़ रहे थे। अलग बात है कि वामपंथी उस वक्त जो हैं वो आपातकाल का समर्थन कर रहे थे, जो आज भी कांग्रेस की आपातकालीन मानसिकता के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको इंदिरा गांधी का भी एक बयान सुनवा देता हूं, क्योंकि वो कहती थी कि उन्होंने दरअसल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपातकाल लगाया, और उनकी इस मानसिकता को जस्टिफाई सोनिया गांधी ने उस समय किया जब उनकी सरकार थी। सुनिए जरा, दोनों बयान सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। These were the people who were destroying democracy. Destroying democracy? Destroying democracy. How? Because, well, I'm sorry that you people have such short memories, but because they felt they could not win an election, they said we must take the battle to the streets. Don't forget that at least Indira Gandhi I knew was a Democrat at heart, to the core. And I think circumstances compelled her to take that action. तो इंदिरा जी कहते हैं कि विपक्ष कहते थे, क्योंकि विपक्ष चुनाव नहीं जीत पा रहा था, वो कहता था कि लड़ाई हम सड़कों पर लड़ेंगे, इसलिए इमरजेंसी लगा दी। और अगर इंदिरा गांधी के इसी तर्क को आज आधार बना लिया जाए तो देश में वास्तव में आज इमरजेंसी लग जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है आज यही कहता है कि हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, देश को नेपाल बना देंगे। तो फिर इमरजेंसी उस हिसाब से आज भी लग जानी चाहिए। लेकिन आज इमरजेंसी नहीं है, और इसका एक बड़ा सबूत यह है कि आज दूरदर्शन पर हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ वो लोग भी जुड़ेंगे जो आज इमरजेंसी की मानसिकता का समर्थन करते हैं, इमरजेंसी की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। आज दूरदर्शन पर वो लोग भी अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। चलिए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ये वो आरपी सिंह जी हैं जिन्होंने इमरजेंसी का दंश झेला है, इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं और जेल भी जाना पड़ा इनको। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सरकार के विरोधी हैं, और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। सरकार के विरोधी जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इमरजेंसी के समर्थक होंगे, मैं नहीं जानता, अभी बात आगे बढ़ेगी तो देखते हैं। अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उस वक्त मुलायम सिंह जी को भी जेल हुई थी, वही मुलायम सिंह जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, लेकिन आज कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। मेरे साथ संजय राणा स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे साथ अरुण वशिष्ठ जी जुड़ रहे हैं जो लोकतंत्र सेनानी हैं। ये लोकतंत्र सेनानी क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने 19 महीने जेल में काटे इमरजेंसी के दौरान, और ये छात्र नेता थे। इन्होंने अपने जो है छात्र नेता रहते हुए जयप्रकाश नारायण का एक कार्यक्रम करवाया, और जयप्रकाश नारायण का कार्यक्रम करने, सत्याग्रह करने के कारण इनको इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने 19 महीने जेल में डालकर रखा। मुझे लगता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उन्हें अरुण वशिष्ठ जी को देखना चाहिए कि जब सत्याग्रह करने के कारण और सिर्फ इसलिए इनको जेल में डाल दिया था
क्योंकि दरअसल जयप्रकाश नारायण को इन्होंने अपने मंच पे बुला लिया था। आज तो खुलकर आप समर्थन भी करते हैं, आज तो आप खुलकर विरोध करते हैं, लेकिन आपको जेल ले जाने वाला कोई नहीं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी कई बार इस बात को जो है कहती रही कि उनको शायद जेल जाने की बड़ी इच्छा है, लेकिन सरकार उनकी ये मंशा पूरी नहीं कर रही। बहरहाल आज की डिबेट शुरू करते हैं। आरपी सिंह जी, भाई कांग्रेस आज भी कह रही है कि भाई क्यों आप लोग बार बार बात करते हैं इमरजेंसी की। आपका 12 साल का शासन जो है वो भी इमरजेंसी वाला ही है। और अभी तो खेड़ा जी कह रहे थे जब हमारी सरकार आएगी हम आपको 12 साल की आपके काले जो अध्याय की याद दिलाएंगे, तो आप लोग सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे, लोग मारेंगे आपको। अशोक भाई धन्यवाद आज की डिबेट में निमंत्रण देने के लिए। मैंने इमरजेंसी का जेल काट कर नहीं काटा, जेल के बाहर था मैं। अच्छा स्कूल में पढ़ता था और इमरजेंसी के खिलाफ काम करता था। मैं स्कूल के अंदर जैसे लाइब्रेरी के अंदर हैंडबिल डालने का काम, मतलब हमारे यहाँ हमें जो संघ के अधिकारी मुझसे संपर्क में थे जिन्होंने मेरे को आदेश किया, तो उन्होंने मेरे को हैंडबिल दिए कि ये हैंडबिल जाकर इमरजेंसी के विरोध में हैंडबिल डालकर, मेरे ख्याल कुल 15 साल उम्र रही होगी, 15-14 साल उम्र थी, तो हैंडबिल डालते थे लाइब्रेरीज में जाकर। ये हम काम करते थे। परंतु जो मूल बात आए, ये जो आज 12 साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि ये बाहर हैं या अंदर हैं। 1,11,000 लोग जेल में थे, 1,11,000 कार्यकर्ता जेल में थे। एक भी पॉलिटिकल नेता, एक भी पॉलिटिकल अधिकारी बाहर नहीं था, सबके सब जेल में थे। स्थिति यहां तक थी कि राजनाथ सिंह जी की माता जी बीमार हुई, उनको घर जाने की पैरोल नहीं दी गई, उनके संस्कार के लिए पैरोल नहीं दी गई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रूप बदल कर काम करते थे इमरजेंसी के विरोध में। मुझे याद हो दस्तार, मुझे जो मैंने उनकी पिक्चर्स देखी, दस्तार पगड़ी बांधकर, चश्मा लगाकर, दाढ़ी के ऊपर ठाठा जैसे बांधते हम लोग, वैसे दाढ़ी बांधकर वे काम करते थे। स्थिति इतनी भयानक थी कि प्रेस में, मतलब मैं कहूँगी इंडियन एक्सप्रेस में मैंने बाद में काम किया आकर, पर एक्सप्रेस का पूरा फ्रंट पेज जो उसमें संपादकीय होता है वो काला छापना पड़ा। अखबार के हर दफ्तर के ऊपर लोग बैठा दिए गए थे कि आज क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा, वो सरकार तय करती थी। सरकारी अधिकारी बैठा दिए गए थे। आपने फोटो दिखा दी प्रधानमंत्री जी की, बिल्कुल। तो वो अधिकारी बैठा दिए गए थे। और जहां तक बात है संविधान की बात है, संविधान को तो बदल दिया था। संविधान में तो संशोधन कर दिए गए थे कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, इन चारों के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इनको किसी प्रकार से भी कहीं भी कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। और सबसे जो भयानक, जिससे लोगों के मन में विरोध हुआ, गुस्सा आया, वो था नसबंदी का जो प्रकरण हुआ। आज तो मेरे कुछ भाई कहते हैं कि नहीं सांप्रदायिकता वाला मामला। मुझे जहां तक याद है मुजफ्फरनगर में 25 लोगों को गोली से उड़ा दिया गया था कि वो नसबंदी का विरोध कर रहे थे। 25 लोगों को गोली से उड़ा दिया गया सिर्फ नसबंदी का विरोध करने के लिए। और जबरदस्ती नसबंदी की, मतलब आप अपनी तरफ से कराएं अच्छी बात है, परंतु जबरदस्ती नसबंदी कराई जाती है, टारगेट देकर कराई जाती थी। तो क्या कि एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया गया था कि आप सांस तक भी लेनी हो तो आपको सोच कर लेनी पड़ेगी। मैंने अखबार को बताया, जुडिशरी के ऊपर शिकंजा कस दिया गया था। जजेस की प्रमोशन अपनी मर्जी से की जाती थी। जो अपने मनचाहे जजेस होते थे उनको प्रमोट किया जाता था। जो जिनको दी जानी थी प्रमोशन, उनको प्रमोशन नहीं दी जाती थी। इतना ही नहीं, मतलब जो तशद्दुद, जो तस्सीए दिए गए जेल के अंदर, उसकी अगर कहानियां अगर बताने लगे तो आपको अभी आपने बताया जो एक फिल्म एक्ट्रेस थी साउथ की, जी, स्नेहलता रेड्डी, तशद्दुद दी गई। वो बाहर आने के कुछ महीनों बाद उनकी डेथ हो गई। वो कुछ महीनों नहीं सर, एक हफ्ते में, बाहर आने के एक हफ्ते के अंदर उनकी डेथ हो गई। ठीक, एक हफ्ते में डेथ हो गई उनकी। वो सहन नहीं कर पाई। महारानी गायत्री देवी जो कि जयपुर की सांसद भी थी, उनको तक अरेस्ट करके रखा, जेल के अंदर रखा। और जिस कंडीशन, जो कंडीशन आप बता रहे थे, उन्हीं कंडीशन में उनको रखा वहां पर। तो क्या कि मन में असल में यह था कि अब हमारे अलावा कुछ नहीं, मैं और मेरा परिवार और
हम ही सब कुछ है, मेरा दल भी, मतलब मेरा दल या मेरा परिवार, बस। जी। और दल भी वो जो मेरा परिवार वाला दल होगा, मतलब संजय गांधी, मैं, बस। इसके आगे की पार्टी नहीं थी। और लोगों ने जितनी यातनाएं सही हैं इमरजेंसी के दौरान में, मुझे याद है ओम प्रकाश कोहली जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, विद्यार्थी परिषद में भी काम करते रहे। उनको टांग का कष्ट था, उनको खड़े रखा कई घंटे दिन, उनको खड़े रखा जेल के अंदर, उसी एक टांग के ऊपर। देखिए जो वहां पर अत्याचार हुए थे। जी जी, एक सेकंड। जी, और जी। जयप्रकाश जी की तो जिन्होंने आंदोलन चलाया, जो दुर्दशा करी, जो उन्होंने उनके साथ जो व्यवहार किया, वो तो व्याख्यान कर ही नहीं सकते आप। और मैं जो अगली बात बताने जा रहा हूं, ये मानसिकता की छूटी नहीं थी कांग्रेस की। ये जब राजीव गांधी सत्ता में आए तब भी ये मानसिकता थी। अगर आपको याद होगा, पोस्टल बिल लेकर आए थे वो। जी। और पोस्टल, मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो वही डीएनए है जो अभी तक चल रहा है। मैं अभी और भी बता दूंगा, वो डीएनए आगे तक चल रहा है। वो पोस्टल बिल लेकर है, जिससे कि उन दिनों में ईमेल नहीं होती थी, उन दिनों डाक के माध्यम से चिट्ठी पत्री होती थी। आपकी चिट्ठी पत्री की जांच सरकार कर सकती थी आप तक पहुंचने से पहले। ये था पोस्टल बिल। और कैसे भूल सकते हैं, 1987 के अंदर इंडियन एक्सप्रेस बंद कर दिया था, क्रैम्प डाउन कर दिया था, क्योंकि वो बोफर के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। वो मानहानि विधेयक था सर, जिसको लाने की तैयारी थी। मैं आता हूं सर, क्योंकि वो जो मानसिकता है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दो चीजें, पोस्टल बिल और उसके बाद मानहानि विधेयक, ये दो जो राजीव गांधी ने लाने की कोशिश की, यही इसकी तरफ आपका इशारा है कि यही मानसिकता। आप डीएनए की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं तहसीन आपके पास हूं। मैं अभी, आपने जजेस की बात करी, मैं ये भी बता दूं, जिन जज ने ये फैसला लिखा था, उन जज साहब को पहले इंदिरा गांधी जी ने पहले यूपी के एक मिनिस्टर को जज साहब के पास भेजा, अपना फैसले को बदलवाने के लिए उनको ब्राइब देने की कोशिश की। और उसके बाद वो जज साहब कई दिन तक अपनी जान बचाकर घूम रहे थे ये फैसला, क्योंकि उनको ये था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। ये भी वर्णन है किताबों में। पर तहसीन पूनावाला, ये आरपी सिंह जी तो डीएनए की बात कर रहे हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन आपको नहीं लगता आज जब संविधान की किताब लेकर घूमते हैं तो वो काला अध्याय पहले, उसके लिए तो देश से और उन लोगों से जो लोग मार दिए गए, जिनके सारे अधिकार छीन लिए गए, उनसे पहले माफी मांगे, उसके बाद देश के संविधान की बात करे कांग्रेस। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये बात सही है कि मैं कांग्रेस का सपोर्टर, वोटर हूँ और हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। लेकिन इमरजेंसी एक गलत मूव था। इसको स्वयं कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल मैगजीन में और अन्य जगहों पर कहा है, और ऑफिशियली ये बात कही कि इमरजेंसी गलत था और उसको ये नहीं मानते। इसी के साथ नहीं मांगी, लेकिन इसके लिए नहीं, उन्होंने कहा ये गलत था। उन्होंने कांग्रेस ने नहीं, मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया। अगर आपके पास हो तो जरूर मुझे आप वो कीजिएगा। कांग्रेस ने आज तक इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी है। पर ये तो माना है कि गलत था उन्होंने। और मैं अरुण जी को नमन, एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए एक मिनट। हाँ जी। और मैं अरुण जी को नमन करना चाहता हूँ, और जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि इमरजेंसी गलत था। इस मुल्क में कभी भी इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी, नो इफ नो बट। और हमें कभी भी इमरजेंसी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी जैसी जो परिस्थिति है वो दोबारा से पैदा ना हो हमारे मुल्क में, इसके लिए हमें लड़ना चाहिए। इसीलिए इस संविधान के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ते हैं। मसलन इमरजेंसी क्या था, जितने भी विपक्ष के नेता थे जेल में हैं। आज बिना इमरजेंसी के ईडी के अधिकतर केसेस, 92% केसेस विपक्ष के नेता पे होते हैं, और जो नेता फिर भाजपा में आ जाते हो, केसेस या तो फाइल गुम जाती, या तो केस आगे नहीं बढ़ता, स्वॉर्ड हैंग होती रहती, अन्य चीज। तो जो इमरजेंसी हो ये एक सोफिस्टिकेटेड वे में होता। इमरजेंसी क्या था, जैसे आपने कहा एक डेफोमेशन का बिल लाया, एक टेलीग्राफिक एक्ट लाया ताकि लोग मीडिया के ऊपर दबाव बजे। आज क्या हो रहा है, सरकार, वर्तमान सरकार, इस वक्त पीएमओ ने आदेश दिया है आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि एक डेटा टैक्स लगाया जाए ताकि रील ना बने सोशल मीडिया पे, ताकि सोशल मीडिया पे जो सरकार की आलोचना हो रही है इसके ना हो, इसके लिए वो इस तरह का टैक्स लाने का वर्तमान में काम हो रहा है। इमरजेंसी वापस हमारे देश में ना हो, इसके लिए जजेस को और जिस जज को ब्राइब देने की कोशिश की थी, रिश्वत देने की कोशिश की थी, वो जज डरे हुए थे। तो आज क्या हो रहा है, जिन जजेस ने भाजपा के बड़े नेताओं को क्लीन चिट दिया, वो उनको गवर्नर बनाया गया, कुछ को राज्यसभा दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने जो गलत काम किया वो आज हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि इमरजेंसी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जो वो वहां पर उस वक्त इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रावधान था, गलत प्रावधान था पर था प्रावधान।
आज जो हो रहा है एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तरफ हम जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं इमरजेंसी इस वक्त हमारे देश में या लोकतंत्र नहीं है। रोज रात को मुझे सौभाग्य मिलता है आपके शो पे आके, दूरदर्शन पे आके सरकार की आलोचना करना, लेकिन हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि दोबारा से हम वहां आ जाए, और हम उसकी ओर जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा अलर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, इसलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात, जैसे आपने ईडी को लेकर कहा कि क्योंकि ईडी जो है जांच करती है, विपक्ष के नेता उसके निशाने पर हैं, इसलिए इमरजेंसी जैसी हालत है। तो ये बता दूं कि आज अगर ईडी किसी के खिलाफ जांच करती है और उस व्यक्ति को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो देश की अदालत में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस फैसले को चुनौती दे सके, और आज विपक्ष के तमाम नेता जाते हैं, बार बार जाते हैं। लेकिन उसके तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो आजादी है ना। और अब मैं एक बात और, आपने कहा आलोचना सरकार की। सर एक बात बताऊं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको डेट के साथ बता रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको दो चीज बताता हूं। एक यूट्यूबर हैं, सरकार का रोज विरोध करते हैं, सरकार के विरोध में रोज वीडियो बनाते हैं। उन्होंने 8 अप्रैल को एक वीडियो बनाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनकी लिखा, ठीक है। मार्च 2026 में इसी यूट्यूबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंग्लिश में फूल लिखा, FOOL। और इसी यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई जिसमें लिखा नरेंद्र मोदी देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में इमरजेंसी होती तो क्या ये यूट्यूबर आज यूट्यूब बना रहा था, यूट्यूब पे रोज अपने वीडियो डाल रहा होता? इंदिरा गांधी ने 263 पत्रकारों को, माफ कीजिएगा 263 नहीं, 300 से ज्यादा पत्रकारों को जेल भेजा था। मोर देन 300 जर्नलिस्ट। अखबारों में एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी बैठता था कि आप यहां पर तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं, कोई सेंसर नहीं है। अभी अखिलेश कटियार बोलेंगे कोई सेंसर नहीं, सब कुछ लाइव जा रहा है। और अखबार में छापने से पहले भी एक अधिकारी बैठता था, बाबू बैठता था, वो देखता था, रिपोर्टर की रिपोर्ट देखता था, उसमें कहता था ये लाइन जाएगी, ये लाइन कटेगी, ये होता था। ये इमरजेंसी थी, इसलिए मैं कह रहा हूं याद रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। पत्रकारों को जेल, जजों के ऊपर दबाव, विपक्ष पूरा जेल के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी को पुलिस ने पकड़ करके जेल में धक्का दिया कि चल 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 जेल में। यह स्थिति थी विपक्ष के नेताओं की। आज से तुलना करना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ी हल्की बात है। जब आज हर तरह की आजादी, आज आप सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआ इस देश के पत्रकार जो करते हैं, सोशल मीडिया पे खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत मांगते हैं, वो भी आज अपने वीडियो बना रहे हैं, वो भी आज जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। एक महिला पत्रकार ने यह लिखा था कि जब गृह मंत्री अमित शाह बीमार थे, उस महिला पत्रकार ने लिखा, आई एम फैसिनेटिंग, आई एम एंजॉइंग इट। देश के गृह मंत्री के बीमार पड़ने पर एंजॉय कर रहे। क्या डेमोक्रेसी में ये सब आज हो रहा है? लेकिन क्या इंदिरा गांधी के जमाने में किसी पत्रकार की औकात भी थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द लिख दें? ये फर्क है तब और आज में। इसीलिए मैं कह रहा हूं सच से सामना करना सीखिए। जल्दी से बोलिए, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए, एक तो जिन पत्रकारों का आपने बयान सुनाया आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी के खिलाफ, किसी के लिए इस तरह की बातें करना, दुहाई देना उनकी मृत्यु की बीमारी की, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं नहीं सर। और जब विपक्ष के नेता कहेंगे प्रधानमंत्री को डंडे मारने चाहिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे कि भाई आरएसएस और बीजेपी के लोग निकले हैं तो पहले नमाज छोड़कर उनको पहले मारना चाहिए, इसमें क्या? जब विपक्ष के नेता ये बयान दे रहे हैं तो फिर विपक्ष के जो पेड जो यूट्यूबर हैं, पेड जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो तो इस भाषा का प्रयोग करेंगे ही ना। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गालियां जो उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा। आज 100 से ज्यादा गालियों की मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा। नहीं, गाली तो दोनों साइड से हुई है और दोनों पार्टीज को गाली मिली है, वो विषय नहीं है। आज के हम विषय पे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आदरणीय स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेल में डाला गया, उसी तरह अरविंद केजरीवाल, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, डाला गया, 1 रुपए का ट्रेल नहीं मिला पैसे का। उसी तरह मनीष सिसोदिया को डाला गया, कोई ट्रेल नहीं मिला। और आपका जो सवाल था कि आज आप कोर्ट में जाकर एक मिनट की बात पूरी हो जाए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक ही लाइन, आप जो कहते हैं कि ईडी के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कानून को इस तरह से बनाया गया है कि आप
ईडी के कानून में अगर आप ईडी का एफआईआर आपके खिलाफ होता है, आप गिल्टी हो, आप दोषी हो, जब तक आप खुद को निर्दोष साबित नहीं करते। क्या उस कानून को बदला चुनौती गया। दी गई थी कि नहीं तहसील पूना और वाला जिस जज ने उस कानून को अपहोल्ड किया, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, लास्ट डे ऑफ उनके रिटायरमेंट पे उन्होंने अपहोल्ड किया, ये बहुत ज्यादा गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और कैसे पास किया गया, और कैसे पास किया गया था, फाइनेंस बिल की तरह। इसको राज्यसभा में पास भी नहीं किया था, ये भी गलत था। आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए। तहसीन जी सर। अपेक्षा करता हूं कभी आप जेल गए नहीं। क्या कभी आपने पुलिस, कभी आप जेल, आपका जेल जाना हुआ नहीं। सर हुआ था एक बार आपने सर दिल्ली में पार्लियामेंट में, और वो बेचारी पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, सब सेल्फी ले रहे थे। हमारे जिन्होंने मुझे जेल भेजा था उनको तरक्की मिल गई थी, यही फर्क है, उनको तरक्की मिली थी। कभी आपने पुलिस की लाठी नहीं झेली होगी। सर पार्लियामेंट की बात सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष में भी रहकर राजनीति करने का एक सलीका और तरीका है, वो आप सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। इस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने रामलीला मैदान से कहा था ना कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सीए को लेकर। अगर मिसेस इंदिरा गांधी जिंदा होती तो तुरंत सोनिया गांधी को जेल में डाल दी थी, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी थी। दूसरी बात, आपको थोड़ा ये समझ में आता है, आपने अरविंद केजरीवाल का मामला क्या खत्म हो गया क्या? सिसोदिया जी का मामला खत्म हो गया क्या? अभी तो अगली कोर्ट में है ना उनकी सुनवाई। और ऐसे ही मामला लालू यादव जी के साथ भी हुआ था। लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, और बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुलजिम ठहराया और जेल भेजा उनको। तो इतनी जल्दी मत करो तहसीन, आप तो वकील हो, पढ़े लिखे आदमी हो, तो आप एटलीस्ट जुडिशरी को ऐसे मौत मत करो। ओके, मैं इससे पहले कि मैं अखिलेश जी के पास जाऊं, मैं एक फैक्ट और रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा देश को कुछ फैक्ट्स को जानना चाहिए। आरपी सिंह जी ने डीएनए की बात की, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये अगर आरपी सिंह जी कह रहे हैं तो इसमें कुछ फैक्ट्स तो हैं, और फैक्ट्स क्यों समझिए। बोलिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूं सर, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 87 अक्टूबर की लड़ाई मैंने लड़ी खुद अपनी जान पर खेलकर। मैं एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, आपके ऊपर अटैक किया गया था। घर पे आज वो एक मिनट मेरे घर में आज वो प्लाक लिखा हुआ, घर पे मेरे प्लाक लगा हुआ जिस पे अरुण शो लिखा, आरपी और सेवियर, जान पर खेलकर लड़ाई लड़ी। क्यों? प्रेस की आजादी की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और मैं आज कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई थी, और जो राजीव गांधी ने 1984 में किया था उसके खिलाफ भी लड़ाई थी मेरी। मैं उसका डिटेल देना चाहता हूं फैक्ट्स के लिए दर्शकों, उसके बाद मैं अखिलेश जी के पास आऊंगा। 1949 में पंडित नेहरू जो है देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उसी परिवार के। 1949 में मजरू सुल्तानपुरी का नाम आप सबने सुना होगा, देश के बहुत बड़े जो है राइटर शायर मजरू सुल्तानपुरी, कितने ही उन्होंने सुपरहिट गाने लिखे। मजरू सुल्तानपुरी ने एक कविता लिख दी थी 1949 में, और पंडित नेहरू को हिटलर का चेला लिखा था उस कविता में। और उसके बाद मजरू सुल्तानपुरी को सिर्फ हिटलर का चेला कहने पर नेहरू जी को 2 साल जेल में रहना पड़ा, नेहरू जी ने। उसके बाद एक धर्मपाल जी, बहुत मशहूर बुद्धिजीवी विचारक, जब 1962 का युद्ध भारत जब हारा चीन से, तो उन्होंने एक पत्र लिखा नेहरू जी की आलोचना करते हुए। नेहरू जी ने जवाब जानते हैं पत्र का क्या दिया? धर्मपाल जी को उठाकर जेल में भेज दिया। ये नेहरू जी थे। उसके बाद राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने तो आपातकाल लगाए, वो तो सब जानते हैं। उसके बाद राजीव गांधी 1984 में उनको 414 सदस्यों का साथ मिला, तो 1986 में पोस्टल बिल लेकर आए, जिसका अभी आरपी सिंह जी ने जिक्र किया। और उस पोस्टल बिल में सरकार के पास ये अनुमति थी कि किसी की भी चिट्ठी जो है वो खोलकर पढ़े, आपका लव लेटर हो, निजी लेटर हो, लेकिन सरकार को यह अधिकार था कि किसी की भी चिट्ठी जो है, उस समय चिट्ठी एकमात्र साधन था कि आप अपनी मैसेज भेजते थे, तो किसी की भी चिट्ठी खोलकर सरकार पढ़ सकती थी, और सरकार का मन करे कि इसको चिट्ठी को पहुंचना नहीं चाहिए तो फाड़कर फेंक सकती थी। ये सरकार को अधिकार दे दिए गए थे। उसके बाद विरोध हुआ, ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर दस्तखत करने से मना कर दिया, क्योंकि इतना जो है ड्रैकोनियन बिल था ये, उन्होंने दस्तखत नहीं किया। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी का क्या हश्र किया वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर 1988 में 2 साल बाद ही जो है राजीव गांधी ले आए मानहानि विरोधी कानून, क्योंकि उस वक्त बोफोर्स को लेकर तमाम अखबार खबरें लिख रहे थे।
और वही मानसिकता थी कि भैया मेरे खिलाफ कैसे लिख सकते हैं अखबार में, तो वो लेकर आए मानहानि विरोधी कानून। इसमें क्या होता था, इस मानहानि विरोधी कानून में अगर किसी ने, जैसे आज राफेल को लेकर के, या भारत के जो है राफेल विमान गिरे इसको लेकर आज कांग्रेस के उससे जो तमाम चिट्ठियां, तमाम खबरें लिखी जा रही है ना, तो अगर ऐसी कोई खबर कोई लिख दे पत्रकार, तो उस पत्रकार को अदालत में सबूत देना पड़ेगा कि आपकी रिपोर्ट सही है, आपने जो कहा नहीं कहा हमें मतलब नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट के पक्ष में सबूत अदालत में रखिए, प्रूव कीजिए कि आपकी खबर 100% सही है। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो उसमें पत्रकार को 5 साल की जेल होगी, 5 साल की जेल। और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि इसकी सुनवाई गुप्त चलेगी, पत्रकार के खिलाफ जो सुनवाई है ना कोर्ट में, वो गुप्त चलेगी। तो ये पूरी मानसिकता है। और उसके बाद अगर आप देख लीजिए यूपीए सरकार में जो कम्युनल वायलेंस बिल आया, वो भी इसी मानसिकता का था, कम्युनल वायलेंस बिल, कि कोई दंगा हो जाए बहुसंख्यक यानी हिंदू को प्रूव करना पड़ेगा कि वो शामिल नहीं। करूंगा इस पर आपसे डिबेट करूंगा, आराम से करूंगा इस मुद्दे पर किसी दिन, जब सांप्रदायिकता और जो बाकी उस पर जब डिबेट करेंगे। अखिलेश कटियार जी, तो ये मानसिकता चली आ रही है भाई। और मुलायम जी तो जेल गए थे, मुलायम सिंह जी, और फिर भी आज आप इस विचारधारा का, इस सोच का विरोध नहीं करते इमरजेंसी पे। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी आज बोलना चाहिए, काला दिन है और इसको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी जेल भेजे गए, फिर भी आप लोगों ने आज इमरजेंसी की बात नहीं उठाई। नहीं, हम अशोक जी, आपके सभी जो पैनलिस्ट साथी हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और इमरजेंसी का पूरे भारत में जो संविधान और लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है, उसका समर्थन नहीं कर सकता है। वो निश्चित तौर पे गलत फैसला था और पूरे समाजवादी बड़े पैमाने पे इस आंदोलन के खिलाफ जेलों में गए थे। लालू जी ने बहुत लंबा समय जेल में काटा, माननीय नेताजी ने बहुत लंबा समय काटा, हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता जेलों में रहे। और हम ये मानते थे कि लोकतंत्र को खत्म करने का जो फैसला था, और उसकी कांग्रेस ने बड़ी कीमत चुकाई। बाद में कांग्रेस को सत्ता से हटना पड़ा और हमारे राजनारायण साहब थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को चुनाव हराया। तो ये इस देश ने देखा, और कोई भी जो डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, वो कोई भी व्यक्ति निश्चित तौर पे इमरजेंसी का समर्थन नहीं कर सकता। जो लोकतंत्र 4 स्तंभ पे खड़ा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये आज जो संस्थाएं हैं अशोक जी, जब ये कमजोर होती किसी आम आदमी को दिखती है जिसका लोकतंत्र में भरोसा है, उसे तकलीफ होती है। आज जो चुनाव आयोग है, इसको इतनी अपार ताकतें दी गई, ये भी क्या, कौन आज भारत का जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो कहेगा कि भाई इनको चुनावी जो ये कानूनी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, इनके खिलाफ FIR नहीं कर सकते, इनके खिलाफ सुनवाई नहीं हो सकते, ऐसी सुरक्षा दे दो, वैसा तानाशाही बना दो, कोई रवैया न सुने। कैसे कैसे लोकतंत्र में SIR के बाद जिस तरीके से जो सरकारें चुनाव आयोग का जो उपयोग करती है और सुरक्षा बलों का उपयोग करती है, तो कई बार दिखता है क्या यार इमरजेंसी होगी इस देश में। जिस तरीके से पार्टियां टूट रही हैं, सारी पार्टियों को तोड़ के ED CBI का उपयोग करते हैं जब आप, और कोई उन पर सवाल नहीं करता है, तो हम जैसे किसी भी डेमोक्रेसी से प्रेम करने वाला आदमी, उसे बुरा लगता है कि नहीं। अखिलेश जी एक छोटा सा सवाल, आपने कहा इमरजेंसी का विरोध किया, मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, आपके तो नेताजी, आपके संस्थापक जेल गए थे, आज क्या समाजवादी पार्टी के 2 टूक को छोड़िए ना, आप आए हैं, मैं तो विषय कर रहा हूं इसलिए आपने बोला, मैं कह रहा हूं किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने आज जो है एक ट्वीट करा, एक बयान दिया आपातकाल के खिलाफ कि नहीं आपातकाल बहुत गंदा समय था, और जो है जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, ये वो, क्या किसी भी नेता ने कहा? और नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा? और दूसरी बात, आपने कोर्ट की बात करी, एक मिनट सर, आ रहा हूं, एक मिनट सर। दूसरी बात आपने कहा कि चुनाव आयोग की बात की, मैं पूछता हूं चुनाव आयोग के SIR या चुनाव आयोग की EVM कितनी बार आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए? और एक जज के समय में गए? 50 जजों के सामने गए आप? 50 तरह के जज आए, चलो तहसीन जी तो कह देंगे फलाना जज को बना दिया, ढिमकाना, लेकिन क्या एक जज ने सुनवाई करी? 50 से ज्यादा जजों को क्या सांसद बना दिया? क्या हर जज जो है आप लोगों के खिलाफ होता है? SIR में सारे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है सब आपके खिलाफ सारे जज बैठे हुए हैं।
मतलब ये तो थोड़ा सा तर्क, उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय अगर किसी को, मैं मीसा बताना भूल गया ना, क्योंकि वशिष्ठ जी को मीसा के तहत भेजा गया होगा। और मीसा में क्या होता था कि आपके पास ना वकील ना दलील, आपको कोई वारंट नहीं दिखाना, मीसा में गिरफ्तारी होती थी। और मीसा में गिरफ्तारी का मतलब है कि आपको कोई पुलिस उठा के ले जाएगी और उसके बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते। बोलिए सर। मैं समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, इमरजेंसी के खिलाफ हमने लंबा संघर्ष किया। इमरजेंसी खत्म होने के बाद हमारे लगभग नेता जेल से निकले, और समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही उस आपातकाल का विरोध करता है, उसे काला अध्याय मानता है। नहीं सर, ये विरोध कहने के लिए आपके सामने सर दिखावा, सर दिखाना भी चाहिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं सर, आप प्यार करते हैं, प्यार जताते क्यों? आप राहुल जी से प्यार करते हैं, कांग्रेस से प्यार करते हैं, 10 बार जताते हैं, नहीं हमारे साथी है, हमारे भाई हैं। एक बार आपातकाल के खिलाफ दिखा देते कि आप आपातकाल के खिलाफ हैं। एक बार एक दिखाइए मुझे आज का। आपसे अशोक जी, आपसे बड़ा शो दूरदर्शन नहीं सर, नहीं सर, मैंने आपको बुला लिया आपके शो पे बोल रहा हूं ना सर, मैंने आपको बुला लिया, आप बोल रहे हैं सर, मैंने आपको बुलाया, आप बोल रहे हैं। मैं आज जो फैक्ट दे रहा हूं, उस फैक्ट्स के आगे ना आप, ना तहसीन जी, ना कोई और, कोई भी इसका समर्थन करता तो आज पब्लिक उसको देखती कि वो दरअसल क्या मानसिकता है। आज मेरे फैक्ट्स के आगे कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता सर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके इतर आप लोगों ने क्या किया, एक छोटी सी सभा कर देते मुलायम सिंह जी की गिरफ्तारी के खिलाफ। 2 मिनट का समय दे दें मुझे, 2 मिनट का समय दे दें। जिस तरीके से इस देश में परीक्षाएं पे परीक्षाएं असफल होती हैं, छात्र आत्महत्या करते रहते हैं, क्या आपको इमरजेंसी जैसा नहीं लगता साहब? सर आप कीजिए ना, तो सर उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कीजिए ना। जो इस समय देश में संस्थाएं, 4-5 जजों ने आके इस सरकार के खिलाफ यहाँ आके प्रेस वार्ता की थी, उस पे भी हम कोई उस पे ध्यान नहीं आकर्षित करने जा रहे। सर अभी तो उन सर जिन जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी तो तहसीन जी ने उनको एक तरह से भाजपाई करार दिया, फिर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करोगे तो इसका मतलब तो बैलेंस है ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, राज्यसभा भी जा सकते हैं। और सुनिए, 1 मिनट सर सुनिए। और दूसरी बात, आपको लगता है, मैं तो कह रहा हूं अखिलेश कटियार जी, सिर्फ टेलीविजन पे बैठ के कहने से नहीं होता। आपने मेरे शो में भी कह दिया, आपको नीट और एग्जाम, आप जाइए ना जंतर मंतर पे प्रदर्शन में शामिल होइए, किसने रोका है? सरकार तो आपको नहीं रोक रही, आप लोग जाइए, पूरी पार्टी वहां जाके प्रदर्शन करे, धरने पर बैठे। सैकड़ों छात्र, हजारों किसान, तो सर आप कीजिए ना प्रदर्शन। तो उसका सलूशन, अरे तो आप प्रदर्शन, तो विपक्ष किस लिए? अरे सर मैं अखिलेश जी यही तो कह रहा हूँ, आप लोग जेल में, अखिलेश जी मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोगों को किसी ने जेल नहीं भेजा, आप लोग प्रदर्शन कीजिए, किसने रोका? ना समर्थन करता हूँ, ना मैं इमरजेंसी के पक्ष में बोलता हूं, लेकिन जब इस देश में इमरजेंसी जैसी स्थितियां दिखेंगी, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं। हम लोकतंत्र की बात करेंगे सर, लोकतंत्र के सिपाही हैं। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं, जाइए ना जंतर मंतर पर प्रदर्शन कीजिए, किसने रोका? लेकिन इमरजेंसी होती ना तो आप लोग घर से निकल नहीं सकते थे। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अरुण जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संजय जी, मुझे तो सर छोटी सी बात करनी अपने समाजवादी प्रवक्ता साथी को, कि आपने ईडी का जिक्र किया। ईडी सिर्फ उसी के ऊपर कार्रवाई करती है जिसके जो दोषी होता है, जिसके पास सबूत होते हैं, नहीं तो। लेकिन 92% लोग सिंह साहब अपोजिशन पे हुए, और कन्विक्ट कितने हुए वो भी पता है। आप तो बहुत जानकार व्यक्ति हैं सिंह साहब। नहीं, ये झूठ मत थोड़ा, ये कन्विक्शन रेट लगभग 90% से ऊपर है। वो जो नहीं ऐसा नहीं है, वो पूरा देश जानता है। 90% से ऊपर कनेक्शन रेट है। ओके, सुनिए, मुझे ईडी पर 1 मिनट सुनिए भाई, बंद कीजिए आवाज। मुझे 1 मिनट, सबकी आवाज बंद कर दीजिए आवाज। मुझे ईडी पे डिबेट नहीं करनी आज, मेरी डिबेट ईडी पे नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ईडी कुछ गलत कर रही है, आप लोगों के पास इसका अधिकार है कि आप देश भर में धरना प्रदर्शन करें, आप इस मुद्दे पर चुनाव लड़ें, आप जाकर के देश की अदालतों में जाकर खड़े हो जाएं, आपके पास इस बात का पूरा अधिकार है। लेकिन इमरजेंसी में यह अधिकार नहीं था, और यही अधिकार जो छीन लिया गया था, वो सबसे बड़ा संविधान की हत्या हुई थी। आज संविधान जिंदा है क्योंकि आज आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज ये संविधान जिंदा है। अरुण वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो जेल गए, इतना लंबे समय जेल में बिताया। आज तो स्टूडेंट जो है, आज लोग कह रहे हैं आज भी इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन आज तो जब स्टूडेंट जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी जब हम डिबेट कर रहे हैं, यहां से 2 किलोमीटर दूर धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या आप लोग उस समय धरना प्रदर्शन कर सकते थे, सत्याग्रह कर सकते थे? इमरजेंसी होती जी। अशोक जी, 2-2 कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
साथ में जो साथी पैनलिस्ट हैं मैं उनको भी सबको नमस्कार करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से किसी ने भी प्रत्यक्ष इमरजेंसी को देखा और भोगा नहीं है। आरपी सिंह जी 14-15 साल के थे तो उस समय जो इस उम्र के बालकों को संगठन ने काम दिया उन्होंने वो काम किया, लेकिन वो समझ या जेल की पीड़ा उनको भी उतना अंदाज नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने सुनी सुनाई बात की है या जो उनके पास एक पूर्वाग्रह है उसके नाते उनको बात करनी थी। तहसीन भाई को जो कांग्रेस जो जिसके दोषी है इतने बड़े उसकी अपराध की, वो थोड़ी मॉडरेट दाएं बाएं वाली बात करते हैं, वैसे भी करते रहे। मैं देखता हूं उनको, रोज ही सुनता हूं और आज भी उन्होंने बचाव करने की स्थिति उनकी है नहीं, फिर भी असफल कोशिश की। मुझे शिकायत है अखिलेश जी से। उस समय आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी हमारे भी नेता हुआ करते थे। मैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, लेकिन जितने लड़ाकू मुलायम सिंह जी थे, और आज इस अवसर पर मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने का काम उन्होंने किया। और जिस छात्र राजनीति की बात अशोक जी आप कर रहे हैं, तो मुझे ये गर्व होता है कि मैंने लालू यादव, सुशील मोदी, शरद यादव उस पीढ़ी का व्यक्ति में हूँ। और जिस समय लालू यादव, सुशील मोदी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, महामंत्री थे सुशील मोदी, मैं उस समय मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेरठ कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री होता था। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने छात्रों को लेकर जो आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ और वो बिहार पटना पहुंचा और फिर सारे देश में हुआ, वो उस समय कांग्रेस के कुशासन, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और छात्र हितों के लिए किया गया एक ऐसा आंदोलन था जिससे पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। और उस समय वो आंदोलनों का इतिहास है। हम लोग कई बार जेल गए। इनके साथी हैं हमारे रविदास मेहरोत्रा, उस समय लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री होते थे। हम सब किसी भी दल के होने के बाद भी सरकार की जो कुव्यवस्था थी उसके खिलाफ संघर्ष करते थे, ईमानदारी से संघर्ष करते थे। पर लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से 25 जून की आधी रात को की गई, उसका कोई उदाहरण देश तो क्या दुनिया में नहीं मिल सकता। अभी आज से कुछ लोग आज से कंपैरिजन करते हैं। अरुण जी, आपने वो दौर भी देखा, आज का भी दौर देख रहे हैं। अशोक जी, कोई सवाल ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ 25 जून की आधी रात को इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे को लेकर उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उन्होंने जगाया या बाथरूम से उठाया और उस पर दस्तखत कराए। आज जो संविधान की बात करते हैं, जेब में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, वो इस बात को भी ध्यान करेंगे, कोई अध्यादेश लाने से पहले उसकी कैबिनेट से स्वीकृति चाहिए होती। कोई कैबिनेट से स्वीकृति नहीं, उस समय कैबिनेट से भी स्वीकृति नहीं ली गई थी। कोई स्वीकृति नहीं, सुबह कैबिनेट को बताया गया, सुबह कैबिनेट को बताया गया, रात को अध्यादेश साइन हो गया। और जो अभी आरपी सिंह जी भी बता रहे थे, मैंने तो वो देखा है। रातों रात तमाम जो बहादुर शाह जफर रोड पर जो हमारे समाचार पत्र थे, इंडियन एक्सप्रेस, बिजली काट दी गई थी, इन सब की बिजली काट दी गई। और वहां पर रात को ही पुलिस पहुंच गई। सुबह अखबारों ने विरोध करने के लिए या तो अपना संपादकीय खाली छोड़ा या पहला पेज खाली छोड़ा, काला कर दिया उसको। इस प्रकार से वो किसी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित कर पाए। जो जहां था, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, उनको आधी रात में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और वो लोग गिरफ्तार किए गए। अडवाणी जी उस समय बेंगलोर में थे, अटल जी, प्रकाश सिंह बादल। नहीं, अरुण जी, क्या उस वक्त ये भय था, ये खौफ का माहौल जो है, मैं उसके कंपैरिजन करना चाहता हूं, क्या आज जैसा खौफ उस समय था, क्या वैसा खौफ आज भी है? आज हम जो चाहते हैं बोल रहे हैं, जो चाह रहे हैं लिख रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। संचार के माध्यमों का जितना दुरुपयोग हो सकता है लोकतंत्र के नाम पर वो हो रहा है। और उस समय हम, आरपी सिंह जी ने ठीक कहा, चुपके चोरी चोरी जाके हम किसी तरीके से पर्चे बांटकर वो समाचार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना डर था लोगों में। इसलिए मैं कह रहा हूं, उदाहरण कहूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो छाती वर्दी, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो आज कहा जाता है ना, आज जो कहा जाता है ना, उससे कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अरुण वशिष्ठ जैसे लोग कल्पना कर सकते। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर संजय राणा आपके पास भी आ रहा हूं। कल और आज कंपैरिजन तो बार बार होगा ना, आ रहा हूं इससे ब्रेक के बाद।
छोले दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी जो लगी थी 1975 में। आज जो संविधान लेकर घूमते हैं, दरअसल संविधान की हत्या पर उन्होंने आज तक माफी तक नहीं मांगी। 1975 में जो हुआ था, संजय राणा, क्या उस वक्त जो हुआ, आज लोग कंपैरिजन करते हैं कि 12 साल का आपातकाल था, 2.5 साल जो है वो तो बड़े छोटे लगते हैं इन लोगों को। अशोक जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैलेस। देखिए, ऐसा है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उस बार की तुलना इस बात से करना जमीन और आसमान का बराबरी करना हो जाएगा। क्योंकि देखिए, वो जो उस समय हुआ था, तकरीबन 2 करोड़ लोगों की नसबंदी हुई थी, आपको पता है। और उस जमाने में हिंदुओं की नसबंदी की जा रही थी, मुसलमान महिलाओं को बच्चा पैदा करने पे 6,000 रुपये दिया जा रहा था। तो सोचिए किस तरह का अन्याय हो रहा था। बाकी चीज़ें लोगों ने बता दिया। एक महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं उस पर कहीं ना कहीं गहन स्टडी कर रहा था और मुझे लगा कि देखिए, विषम जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पे बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी, उन्होंने आप बीती सुनाई, RP सिंह जी ने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन आपसे भी एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। आपने आज तक इस बात को नहीं उठाया, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उस बात को रखना चाहता हूं कि इमरजेंसी की मार तो आपके ऊपर भी लगी, आपके पिताश्री के ऊपर मीसा लगा, और मीसा लगने के बाद ओबियसली जब मीसा लगता तो आदमी कहीं ना कहीं छुपता है, भागता है, जेल जाने से बचने की कोशिश करता है। उस काल में आपकी अपनी सगी बहन, आपकी अपनी बड़ी बहन की तबीयत खराब हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तो आपसे बड़ा कोई भुक्तभोगी इमरजेंसी का क्या हो सकता है श्रीवास्तव जी? आप सोचिए अशोक जी, आप एक इमरजेंसी के जीते जागते एक तरह से भुक्तभोगी हैं, और उसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा है उस तकलीफ को, अपनी बहन को देखा, अपने पिताजी पे हुए अत्याचारों को देखा, अपने पिताजी के जो ऊपर जो चीजें हो रही थी उसको महसूस किया, अपने जीवन काल में महसूस किया। मैं तो पैदा नहीं हुआ था। संजय जी, आपने, क्योंकि इस आज की डिबेट का विषय मैं हूं, इसलिए मुझे लगा कि सब लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक जो संजय जी ने कहा वो आप जानते हैं, मैंने कई इस पर ब्लॉग भी लिखे हैं। मेरे पिताजी के नाम मीसा का वारंट था, और वो जो है वो अंडरग्राउंड थे। अंडरग्राउंड रहकर, जैसे RP सिंह जी बता रहे हैं, वो इमरजेंसी से लड़ते हुए अंडरग्राउंड रहकर पर्चे बांटते थे कि इमरजेंसी खत्म होनी चाहिए। और उसी दौरान मेरी बहन जो है वो थोड़ी सी जली, हॉस्पिटल गई, और डॉक्टरों ने मौके का फायदा उठा के उन्हें नकली खून चढ़ा दिया, और मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो इमरजेंसी की भेंट चढ़ गई, दुनिया से उनको जाना पड़ा। तो ऐसे अकेला मैं नहीं हूं, ऐसे दर्द सबने झेले हैं। इसीलिए मुझे लगता है आज जो लोग कहते हैं ना कि संविधान खतरे में है, तो मुझे ये सब मजाक लगता है। उन्होंने झेला नहीं, देखा नहीं। बिल्कुल नहीं। और संविधान कैसे खतरे में? लोग ED की बात कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात करी, इंदिरा जी की बात करें। कभी कभी रिसर्च करके आना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को चीफ जस्टिस बना दिया था, वो जो वकील भी नहीं था, और उसको बनाया, हटाया, राज्यसभा बना, फिर बनाया, फिर बैठाया। और इलेक्शन कमीशन पे आप जाते हैं, मैं बताता हूं, इलेक्शन कमीशन TN सेशन बड़े आदरणीय थे। राज्यसभा किसने भेजा? कांग्रेस ने। गिल साहब को किसने मंत्री बनाया? आपके। पवन चावला साहब को कैसे बना के कैसे चुनाव को पलटा गया? नवीन चावला, सॉरी, नवीन चावला जी को कैसे बना के पलटा गया, सबको पता। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है। आज के दिन में
अभी हम आने से, आपके डिबेट में आने से पहले सब लोग हल्ला मचा रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोल दिया था कि पासपोर्ट इज नॉट ए वैलिड डॉक्यूमेंट। अरे भाई, कानून किसने बनाया था? आपके नेहरू जी ने 1967, यानी इंदिरा जी का समय था उस समय, और 55 में सिटीजनशिप एक्ट था। तो भैया कानून तो सब आपके जमाने में था। आंख बूंद करके, शुतुरमुर्ग बन करके, पट्टियां बांध करके सिर्फ किसी पर आरोप लगाने से नहीं होता। मान्यवर, दुख इस बात की है कि आज के लोग पढ़ते नहीं है। दुख इस बात का है लोग आज के बारे, कल की जो बीती हुई कड़वा सच है उसको लोग जानते नहीं। अशोक जी, जिस दिन कड़वा सच का सच जान जाएंगे तो इस कांग्रेस पार्टी को वोट देना तो दूर, उनके साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करेंगे। जो अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोगों, नेता या पत्रकारों के साथ किया है, उसमें हम सब बैठे हुए, मेरा पर्सनल कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उससे जुड़े हैं। हमारे फादर होंगे, हमारे दादाजी जुड़े होंगे, या हमारे फैमिली का कोई मेंबर होगा जो कहीं ना कहीं से झेला होगा। तो वो मुझे दुख होता है और इसको बताना चाहिए, और इसको लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अगर आप भूल जाते हो कड़वा सच, यानी आप कहीं ना कहीं गजनी हो चुके, आपकी मेमोरी शॉर्ट मेमोरी हो चुकी। कभी भी बुरे दिन भूलना नहीं चाहिए, और इससे बुरा दिन इस देश में कभी नहीं आया आजादी के बाद। मैं एक चीज, जल्दी से, समय कम है, लेकिन मैं एक मेरे अमोल पालेकर का एक आपको वीडियो सुनाना चाहता हूं। जाने माने अभिनेता है, कैसे आज भी झूठ बोला जाता है, इमरजेंसी के पाप को कैसे छुपाया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। वो जरा छोटी सी क्लिप है, वो देख लीजिए, और उसके बाद मैं उस क्लिप का सच भी बताऊंगा। कहीं मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, कैसे झूठ बोला जाता है आज जो है इमरजेंसी के पाप छुपाने के लिए। जरा अमोल पालेकर जी को सुनाइए। जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के खिलाफ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने गिने चुने लोग खड़े थे, उसमें मैं सबसे पहले था। और इंदिरा गांधी को ये बात बिल्कुल पता थी कि मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरी जो पहली मराठी फिल्म थी आखरी, तो आखरी पे वसंतराव साठे वॉज द INB मिनिस्टर, उन्होंने बैन लगा दी। प्रदेश के फेस्टिवल के लिए इन्विटेशन आया था, और कारण यही दिया गया कि हमारे देश में जो गरीबी है, अंधश्रद्धा है, इसका चित्रीकरण इस फिल्म में होता है, तो मतलब भारत की इमेज बिगड़ जाएगी। ये तो हमने कुछ लोगों ने मिलके इंदिरा जी को खत लिखा, और वो अपील लेके NCPA के जो चीफ थे डॉक्टर नारायण मेनन, हमारी अपील लेके पर्सनली इंदिरा जी के पास पहुंच गए। उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने डॉक्टर मेनन से कहा कि वी सीम टू हैव पुश्ड ऑल द राइट पीपल ऑन द रॉन्ग साइड। फोन उठाया, साठे जी को फोन किया, और उनको कहा ये जो आपने बैन डाला है वो इसी वक्त उठ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी सरकार के खिलाफ खड़ा है उसका भी सम्मान कैसे करना है, ये वो शायद वो जमाने का अलग टेक्सचर होगा, पता नहीं मुझे। आज तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। अमोल पालेकर मेरे पसंदीदा अभिनेता, मैं उनकी फिल्में बड़े शौक से देखता हूं, लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला, और एक पत्रकार होने के नाते उनका झूठ एक्सपोज करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि आज तो हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उस समय जो है मैंने सरकार का विरोध किया इमरजेंसी में, फिर भी मेरी फिल्म रोक दी गई, और उसके बाद मैंने इंदिरा जी को बताया तो इंदिरा जी, मैं इमरजेंसी का विरोध कर रहा था, फिर भी इंदिरा जी ने मुझे बुलाया, मेरी फिल्म को जो है कहा नहीं, ये फिल्म पास हो गई। अब आप सोचिए अमोल पालेकर ने कितना बड़ा झूठ बोला। अमोल पालेकर ने इसमें अकृत फिल्म का जिक्र किया कि मेरी फिल्म आई थी अकृत, 1977 में इस देश से इमरजेंसी हट गई थी, और अकृत फिल्म 1981 में आई है जब देश में इमरजेंसी नहीं थी। और एक और बड़ा झूठ बोला अमोल पालेकर ने। अमोल पालेकर ने कहा सूचना प्रसारण मंत्री वसंत साठे 1980 के बाद वसंत साठे इंदिरा जी के INB मिनिस्टर थे, जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद। जिस समय इमरजेंसी देश में लगी, विद्याचरण शुक्ल थे, जिन्होंने देश के कई फिल्म कलाकारों पर, जिन्होंने किशोर कुमार, इसके अलावा जो है अमिताभ बच्चन और साथ साथ मनोज कुमार, देवानंद, इनकी फिल्में बैन करा दी थी। तो यहां पर अमोल पालेकर ने सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का माहौल को गलत नीचे दिखाना था, उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला, और उनका झूठ आज हमने दो टूक में एक्सपोज किया। ये दोनों अलग घटनाएं हैं। जो 1977 में आपातकाल खत्म हो गया था, उसके बाद की 4 साल बाद जो है अकृत फिल्म आई, और 4 साल बाद की घटना को उन्होंने ऐसे जोड़ दिया कि जैसे इमरजेंसी का विरोध करने के बावजूद इंदिरा जी ने उनकी फिल्म को पास कर दिया। यह झूठ है, और यही झूठ आज तक बोले जाते हैं। संविधान की किताब दिखा दिखा झूठ बोले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, संविधान की हत्या उस वक्त हुई थी, आज संविधान है
आज संविधान सुरक्षित है, डेमोक्रेसी है, तभी आप सब लोग यहाँ बैठकर खुलकर चर्चा कर पा रहे हैं। आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का दो टूक में। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।